हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को नमस्कार। मैं विकास। आज हम क्लास 8 का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है क्रॉप प्रोडक्शन। हमारे यूनिट फर्स्ट है फूड, उसमें आता है क्रॉप प्रोडक्शन। तो सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट डू यू मीन बाय क्रॉप। क्रॉप होता है क्या भाई? तो एक ही तरीके के पौधे एक जगह पे उगाना फॉर बिजनेस पर्पज़ या फॉर कमर्शियल यूज़, अपने व्यवसाय के लिए, तो उसको हम बोलते हैं क्रॉप। और क्रॉप में क्या आता है भाई? ए प्लांट और एनिमल प्रोडक्ट दैट कैन बी ग्रोन एंड हार्वेस्टेड फॉर प्रॉफिट पर्पस इज कॉल्ड ए क्रॉप्स। तो सबसे पहले हम देखते हैं वी गेट न्यूट्रिशन फ्रॉम द फूड वी ईट एंड हेल्प अस ग्रो। सबसे पहले आपको पता है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन क्या होता है? द प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन देयर फूड इज कॉल्ड ए न्यूट्रिशन। तो वो हमें न्यूट्रिशन या न्यूट्रिएंट्स हमें कहाँ से मिलते हैं? ये हमें मिलते हैं पौधों से, एनिमल्स से, एनिमल प्रोडक्ट, प्लांट प्रोडक्ट। द प्रैक्टिस ऑफ फार्मिंग इंक्लूडिंग कल्टिवेशन ऑफ सॉयल फॉर द ग्रोथ ऑफ क्रॉप्स एंड द rearing of animal to provide food, wool and other product, it is called agriculture. तो first of all what do you mean by agriculture? A most important terms, the practice of farming की practice include cultivation of soil for growth of crops and the rearing of animal to provide food, wool and other product is called agriculture. तो एग्रीकल्चर का मतलब भाई सिर्फ खेती नहीं है, या बहुत बड़े पैमाने में हम फसल उगा रहे हैं या जानवरों को पाल रहे हैं अपने व्यवसाय के लिए, तो उसको हम बोलते हैं एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में खेती करना, जानवरों को पालना, ये सब आते हैं। जानवरों को क्यों पालते हैं? रियरिंग ऑफ एनिमल टू प्रोवाइड फूड, वूल एंड अदर प्रोडक्ट्स। यू नो वेरी वेल एनिमल्स प्रोडक्ट आर वेरी बेनिफिशियल फॉर अस। ठीक है, तो इसको बोलते हैं एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर की सिंपल डेफिनेशन देखें हम तो द प्रैक्टिस ऑफ फार्मिंग इंक्लूडिंग कल्टीवेशन ऑफ सॉयल फॉर द ग्रोथ ऑफ क्रॉप्स एंड द रियरिंग ऑफ एनिमल्स टू प्रोवाइड फूड, वूल एंड अदर प्रोडक्ट्स इज कॉल्ड एग्रीकल्चर्स। अब आपको एक चीज़ यहाँ से समझ में आ गई होगी, सिर्फ खेती करना एग्रीकल्चर नहीं कहलाता। जानवरों को हम पालते हैं बड़े पैमाने पे, जैसे मुर्गा फार्म हो गया, ठीक है, पोल्ट्री फार्म बोल देते हैं, पिग फार्म बोल देते हैं, मधुमक्खी पालन बोल देते हैं, फिश फार्मिंग बोल देते हैं। ये सब भी किस में आएंगे? एग्रीकल्चर्स में आएंगे। तो ये बहुत पहले स्टार्ट हो गया था। इसमें हम मेन पढ़ेंगे क्रॉप प्रोडक्शन, क्रॉप के बारे में इस चैप्टर में। तो सबसे पहले आप सभी को पता है भाई, किसान नॉर्मल घरों से हैं वो सब जानते हैं। सबसे पहले अगर हम कोई फसल बो रहे हैं तो देखो डिफरेंट टाइप ऑफ क्रॉप्स होती हैं। आपको सुना है मेन 2 टाइप्स की क्रॉप होंगी, रबी क्रॉप और खरीफ क्रॉप। व्हेन ए प्लांट इज ग्रोन ऑन ए लार्ज स्केल एट वन प्लेस इट इज कॉल्ड ए क्रॉप। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय क्रॉप? मैं आपको वीडियो की लास्ट में जो मेन हेडिंग है उनकी सभी की ये डेफिनेशन एक पेज PDF में प्रोवाइड करा दूंगा। आप वहाँ पे वीडियो पॉज करके उनको राइट डाउन कर सकते हो। तो देखो भाई, सबसे फर्स्ट हमने डेफिनेशन देखी व्हाट डू यू मीन बाय एग्रीकल्चर। तो इस चैप्टर में कुछ की पॉइंट है, मैं साथ साथ बता देता हूँ आपको। तो व्हाट डू यू मीन बाय एग्रीकल्चर? द प्रैक्टिस ऑफ फार्मिंग इंक्लूडिंग कल्टिवेशन ऑफ सॉयल फॉर द ग्रोथ ऑफ क्रॉप एंड द रियरिंग ऑफ एनिमल टू प्रोवाइड फूड, वूल एंड अदर प्रोडक्ट इज कॉल्ड एग्रीकल्चर। सेकेंड टर्म्स आ गई व्हाट डू यू मीन बाय क्रॉप, जैसे हमारा चैप्टर का ही नाम है क्रॉप प्रोडक्शन। तो व्हेन ए प्लांट इज ग्रोन ऑन ए लार्ज स्केल एट वन प्लेस इट इज कॉल्ड ए क्रॉप। क्रॉप किसको बोलेंगे? जब कोई प्लांट्स हैं वो लार्ज स्केल पे एक ही जगह पे उगाए जाते हैं। जैसे एक खेत में हमने गेहूँ बो लिया भाई, तो एक खेत में बहुत सारे गेहूँ के पौधे लगाए हैं, एक ही खेत में लगाए हैं, तो उसको हम बोलेंगे क्रॉप्स। फॉर एग्जाम्पल, ए क्रॉप ऑफ राइस मीन्स दैट ऑल द प्लांट ग्रोन इन फील्ड आर दैट ऑफ ए राइस। यानी कि हमने राइस बोए, धान बोया भाई एक खेत में, तो वहाँ पे सभी पौधे किसके होंगे? धान के होंगे। अब देखो क्रॉप्स आर डिफरेंट टाइप, ये डिफरेंट टाइप की हो सकती है, सच एज सीरियल्स। अब सीरियल्स क्या होता है? सीरियल्स होता है मोटे अनाज, जैसे आपका गेहूँ हो गया, बाजरा हो गया, ज्वार हो गया, मक्का हो गया। फिर उस आते हैं वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। डिफरेंट क्रॉप्स आर रिक्वायर। अब तो 2 तरीके की मेन क्रॉप्स बताई गई हैं भाई, कौन कौन सी? रबी क्रॉप्स एंड खरीफ क्रॉप्स। रबी एंड खरीफ को समझने के लिए मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, बहुत ही सिंपल वे में हम इसको एक ट्रिक से समझ सकते हैं। हम रबी को लिख सकते हैं, हिंदी में लिखना चाहो तो हिंदी में रबी और खरीफ। अब हमारी 2 ही मेन फसल होती हैं जिसको हम खाते हैं, एक होता है गेहूं और एक होता है बाजरा। अब देखो भाई, गेहूं 2 अक्षर का है और रबी कितने का? 2 का।
तो जो गेहूं के साथ जो फसल बोई जाएंगी उनको हम बोलेंगे रबी क्रॉप्स। क्या बोलेंगे? रबी क्रॉप्स। और खरीफ है, 3 का है, बाजरा 3 का है। तो जो भी फसल बाजरे के साथ बोए जाएंगे उसको हम बोलेंगे खरीफ की फसल। अब हम इसको एक बार डेफिनेशन की फॉर्म में देखते हैं। देयर आर टू मेन टाइप ऑफ क्रॉप्स ग्रोन इन इंडिया, रबी क्रॉप्स एंड खरीफ क्रॉप। द क्रॉप दैट ग्रो इन विंटर सीजन, जो विंटर सीजन में ग्रो होती हैं, आर नोन एज रबी क्रॉप्स। द क्रॉप्स दैट ग्रो इन रेनी सीजन आर कॉल्ड खरीफ क्रॉप। उनको क्या बोलेंगे? खरीफ क्रॉप। अब इनको एक टेबल की फॉर्म में डेफिनेशन में समझेंगे तो देखो, यहाँ पे रबी क्रॉप आ गई, यहाँ पे खरीफ क्रॉप। ग्रोइंग सीजन, रबी क्रॉप गेहूँ, देखो भाई रबी से आप याद रखो गेहूँ। गेहूँ कब उगाया जाता है? अक्टूबर टू दिसंबर। और खरीफ क्रॉप, ये खरीफ क्रॉप जून टू जुलाई। हार्वेस्टिंग होता है, कटाई, गेहूं की कटाई सबको पता है मार्च टू अप्रैल में होती है, और बाजरे की कटाई होती है सितंबर टू अक्टूबर। तो डिपेंडेंस ऑन मॉनसून ये नहीं है, यही है भाई। एग्जाम्पल्स देखेंगे रबी क्रॉप्स के तो देखो, वीट, गेहूं के साथ चने बोए जाते हैं, मटर बोए जाते हैं, सरसों बोई जाती है, लिनसीड बोए जाती है भाई। यहाँ पे देखो खरीफ क्रॉप में मैंने आपको बताया बाजरा, बाजरे के साथ पैडी, मेज, सोयाबीन, ग्राउंड नट, कॉटन, पल्सीज एंड वेजिटेबल्स आर आल्सो ग्रोन ड्यूरिंग द समर एट मैनी प्लेसेस। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, थर्ड टर्म्स, हम इसको भी याद रखेंगे। उसके बाद पढ़ते हैं, फार्मर डू डिफरेंट एक्टिविटी ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम फॉर द कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप, दिस एक्टिविटी और मेथड्स आर कॉल्ड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। अब हम सबसे पहले मेथड्स ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं। यहाँ से अपना मेन चैप्टर स्टार्ट होता है भाई। तो सबसे पहले देखो, अगर आपको फसल बोनी है नॉर्मल, तो सबको पता है सबसे पहले क्या हम, ऐसे ही ग्राउंड है अपना, क्रिकेट ग्राउंड है, क्या उसमें हम फसल बो सकते हैं? नहीं। तो उसके लिए क्या करना होगा? सबसे पहला पॉइंट आता है हमारा प्रिपरेशन ऑफ ए सोयल। सबसे पहले अगर हमें खेती करनी है तो उसके लिए हम करेंगे मिट्टी को तैयार। क्या करेंगे भाई? प्रिपरेशन ऑफ सोयल। सेकेंड स्टेप हमारा क्या होगा? जब मिट्टी अच्छे से तैयार हो जाएगी, मिट्टी रेडी है, सोइल इज रेडी, देन सोइंग ऑफ सीड। उसके बाद हम बीज को बोएंगे। उसके बाद क्या करेंगे? हमने बीज बो दिया, बट उस मिट्टी में फर्टिलिटी नहीं है। फर्टिलिटी मतलब उपजाऊ क्षमता, मिट्टी में वो न्यूट्रिएंट्स नहीं है जो पौधे को जरूरी होते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? मिट्टी में वो सारे न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कराएंगे। इम्प्रूविंग सोयल फर्टिलिटी, सोयल की फर्टिलिटी को बढ़ाएंगे। अगर सोयल की फर्टिलिटी बढ़ा दी हमने, पौधे अब हमारा उग गए, बीज अच्छे हैं, न्यूट्रिएंट्स भी हैं, लेकिन पानी की कमी है, तो नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा? इरिगेशन और वाटरिंग ऑफ ए क्रॉप्स। इरिगेशन मतलब सिंचाई, उसको पानी देंगे पौधों को प्रॉपर तरीके से। पानी दे दिया लेकिन जानवर उसको खा गए तो हम प्रोटेक्ट करेंगे भाई। किसको प्रोटेक्ट करेंगे? क्रॉप्स को। कीड़े भी लग सकते हैं वहाँ पे, कोई बीमारी भी आ सकती है, तो क्या करेंगे? नेक्स्ट स्टेप होगा हमारा प्रोटेक्टिंग द क्रॉप्स। अब हमारी क्रॉप्स रेडी हो गई है। रेडी होने के बाद सबको पता है, जिसको आप लावणी बोलते हो, हार्वेस्टिंग ऑफ क्रॉप्स। हम फसल की कटाई करते हैं, और कटाई करने के बाद बीच में रह गया एक तो और स्टेप, जैसे थ्रेशिंग, अलग करते हैं भाई, दाने को अलग करते हैं भूसे से। फिर जब हम दाना घर पे ले आए तो उसको स्टोरिंग द ग्रेन। ये हमारा पूरा प्रोसेस होता है मेथड ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले स्टार्ट करते हैं प्रिपरेशन ऑफ ए सोइल। फिर से बताता हूँ एक बार, सबसे पहले हम मिट्टी तैयार करेंगे। मिट्टी तैयार करने के बाद सोइंग ऑफ सीड, बीज को बोएंगे। बीज बोने के बाद इम्प्रूविंग सोयल फर्टिलिटी, मिट्टी की उपजाऊ क्षमता को बढ़ाएंगे। फिर हम पानी लगाते हैं, इरिगेशन और वाटरिंग ऑफ क्रॉप्स। उसके बाद है प्रोटेक्टिंग द क्रॉप्स, प्रोटेक्ट करेंगे। प्रोटेक्ट करते हैं, बायोटिक और एबायोटिक दो फैक्टर होते हैं। बायोटिक फैक्टर से जैसे उस पर कोई इंसेक्ट लग गया, सबसे पहले एग्जांपल बताता हूँ इसका, बीटी कॉटन है, कपास। कपास में बहुत ज़्यादा वो आते हैं भाई, कीड़े मकोड़े आ जाते हैं, इन्फेक्शन हो जाता है, तो हम बार बार उस पर स्प्रे करते हैं। बड़े जानवरों से बचाते हैं, जैसे गायें भैंस हैं, ये ग्रीन फूडर को खा जाती हैं, तो उसके लिए हम चार दीवारी लगा देते हैं। फिर उसके बाद है हार्वेस्टिंग द क्रॉप, हार्वेस्ट उसकी कटाई करेंगे। फिर स्टोरिंग द ग्रेन, स्टोर करेंगे। अब हम मेन स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट हमारा प्रिपरेशन ऑफ सोयल। मिट्टी को हम कैसे तैयार करते हैं और कैसे हमें मिट्टी को तैयार करना चाहिए अगर हम फार्मिंग करते हैं तो सबसे पहले देखो भाई, प्लांट्स ग्रो इन द सोयल। सबको पता है प्लांट्स हैं वो कहाँ पे ग्रो करेंगे? मिट्टी में करेंगे। द सोयल फिक्स द रूट ऑफ प्लांट एज वेल एज प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स मतलब जो जो पौधे को चाहिए खाने में, वो न्यूट्रिएंट्स, वाटर एंड ऑक्सीजन टू बी रूट्स के द्वारा लेते हैं। हैंस द प्रोसेस ऑफ फार्मिंग स्टार्ट विद द सोयल प्रिपरेशन। तो फार्मिंग का जो हमारा प्रोसेस है वो कहाँ से स्टार्ट होता है? सोयल प्रिपरेशन से।
सोयल प्रिपरेशन इन्वॉल्व्स टू मेन स्टेज, दो मेन स्टेज होंगे भाई इसमें, लूजनिंग और टर्निंग ऑफ सोयल एंड लेवलिंग ऑफ सोयल। तो पहला प्रोसेस क्या है, लूजनिंग और टर्निंग ऑफ सोयल। लूज क्यों करते हैं मिट्टी को, हम ऐसे ही क्यों नहीं बो देते। मिट्टी को सबको पता भाई पौधे हैं, वो नीचे हवा चाहिए, मिट्टी के अंदर भी क्या होती है, कुछ न कुछ एयर होती है। तो द सोयल इज फर्स्ट लूज और टर्न्स। द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ सोयल इज कॉल्ड टिलिंग और प्लोइंग। वो प्रोसेस जिससे मिट्टी को लूज किया जाता है, एक जगह से ऊपर जैसे उबड़ खाबड़ से वो किया जाता है भाई, खोदा जाता है मिट्टी को, ठीक है, हर्रों से बा देते हैं, फाड़े मार देते हैं, तो उसको हम बोलते हैं टिलिंग और प्लोइंग। प्लोइंग इंग्लिश में। द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग द सोइल इज कॉल्ड टिलिंग और प्लोइंग। अब इसके रीजन क्यों है, द इट हेल्प द रूट टू पेनिट्रेट बेटर एंड देयरफॉर हेल्प इज बेटर एनकोरिंग ऑफ द प्लांट्स। सबसे पहले भाई मिट्टी नरम होगी तो पौधे की जड़ आराम से नीचे तक चली जाएंगी, पौधा आराम से खड़ा हो जाएगा। इट प्रोवाइड एयर टू द रूट्स। अब पौधे की रूट्स को भी क्या चाहिए, हवा चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, वो कहाँ से आएगी, जब हम ये टिलिंग और प्लोइंग प्रोसेस करेंगे तो वहाँ पे वो मिट्टी ढीली हो जाएगी, उसमें कुछ न कुछ एयर प्रेजेंट होगी, वो ताकि आराम से रूट्स को क्या मिल सके, ऑक्सीजन मिल सके। इट हेल्प इन अपरूटिंग द अनवांटेड प्लांट्स कॉल्ड वीड्स। अपरूटिंग का मतलब होता है जैसे वीड्स होता है, अनवांटेड प्लांट्स ग्रोइंग विद द क्रॉप्स। जैसे हमने गेहूँ बोया भाई, लेकिन उसमें कुछ ऐसे पौधे हो गए जो हमें नहीं बोए, अब उनका नुकसान क्या होगा, मिट्टी में फॉर एग्जांपल खाना है 10 पौधों का, ठीक है, अब गेहूँ हमने बोए हैं, वो पौधे भी साथ में वो मिट्टी से न्यूट्रिएंट्स अब्जॉर्ब कर रहे हैं, तो हम उनको अनरूटिंग का मतलब होता है, अपरूटिंग का मतलब होता है उसको उखाड़ फेंक देंगे। कैसे, मिट्टी लूज है तो आराम से ऊपर से आ जाएंगे। इट एक्सपोजेज द पेस्ट ऑफ देयर नेचुरल प्रेडेटर्स। हम इतने इसके कर लेंगे भाई यूज। अब देखो प्लोइंग कैसे कैसे कर सकते हैं हम, कौन कौन से मेथड हैं, तो देखो वुडन प्लो ये पुराने टाइम पे होता था, आयरन प्लो ये ट्रैक्टर के पीछे जिसको हम रोटावेटर भी बोल देते हैं भाई, हुई भी होता है, प्लोइंग थ्रो ट्रैक्टर भी होता है, ये डिफरेंट डिफरेंट मेथड से हम इनको कर सकते हैं। उसके बाद है लेवलिंग ऑफ सोयल। लेवलिंग ऑफ सोयल है मिट्टी का लेवल एक जैसा कर दिया। एक जैसे मिट्टी करने का कारण बताता हूँ। ड्यूरिंग द ड्राई सीजन द सोयल में फॉर्म चंक्स और लम्प्स कॉल्ड क्रम्स। जैसे भाई इस टाइम पे क्या होता है, मिट्टी में बड़े बड़े मिट्टी के डले बन जाते हैं, उनको तोड़ना जरूरी है। क्रम्स मेक्स द सोयल अनइवन। अनइवन का मतलब होता है उबड़ खाबड़ बना देते हैं, इसलिए उनको लेवल करना जरूरी होता है। इट इज़ नेसेसरी टू लेवल द सोयल बिफोर सोइंग सीड। द क्रम्स आर ब्रोकन एंड लेवल यूजिंग ए वुडन प्लैंक और लेवलर। वुडन प्लैंक जिसको भाई मैज बोल देते हो आप, लकड़ी का मैज होता है एक, जो ट्रैक्टर के पीछे हम दोनों काम एक साथ कर लेते हैं ताकि बार बार हमारा कॉस्ट न बढ़े। फॉर एग्जांपल ट्रैक्टर से प्लो कर रहे हैं भाई, पलाव के पीछे ही हम क्या लगा देंगे, मैज लगा देंगे। जैसे मिट्टी लूज तो होती जाएगी और पीछे मैज चलता रहेगा तो क्या हो जाएगा, वो लेवल भी हो जाएगा। तो लूजनिंग और टर्निंग ऑफ सोइल एंड लेवलिंग ऑफ सोइल ये दोनों काम आजकल एक ही साथ हो जाते हैं। इसका फ़ायदा क्या होगा, इट ब्रेक द सोइल इनटू स्मॉलर पीसेस एंड अलाउ द रूट टू पेनिट्रेट इजीली। इट हेल्प द वाटर टू रीच यूनिफॉर्मली एंड अनइवनली बिटवीन सोइल पार्टिकल्स। नेक्स्ट स्टेप हमारा सोइंग ऑफ सीड, बीज का बोना। तो देखो इस सबको पता है, प्लांटिंग सीड इन द सोइल आफ्टर द सोइल हैज प्रिपेयर्ड इज नोन एज सोइंग। ये हमारी एक डेफिनेशन है। व्हाट डू यू मीन बाय सोइंग, प्लांटिंग सीड इन द सोइल आफ्टर द सोइल हैज बीन प्रिपेयर्ड इज नोन एज सोइंग। तो सबको पता है मिट्टी जब हमारी तैयार हो जाती है तो उसके अंदर हम बीज बोते हैं, मिट्टी तैयार होने के बाद ही बोएंगे भाई बीज। द फार्मर नीड्स टू कीप द फॉलोइंग पॉइंट टू माइंड वाइल सिलेक्टिंग ऑफ द सीड। अब सबसे पहले हमने मिट्टी तैयार कर ली, बट क्या हुआ, जो बीज की किस्म थी, सिलेक्शन ऑफ सीड्स अच्छी क्वालिटी का नहीं लिया तो हम उतनी पैदावार नहीं ले पाएंगे। तो कुछ बातें हैं जो हमें ध्यान में रखनी चाहिए, किस कौन कौन सी हैं। द सीड शुड बी गुड क्वालिटी, जो हमारा बीज है वो बहुत ही अच्छी क्वालिटी का हो, सिलेक्ट करना चाहिए हमें। द सीड शुड बी क्लीन एंड हेल्थी, हेल्थी होना चाहिए सीड ताकि हमारी क्रॉप है वो भी हेल्थी हो। द सीड शुड बी फ्री फ्रॉम इन्फेक्शन और डिजीज, जो हमारा सीड है हमने जो सिलेक्ट किया है सीड क्रॉप के लिए बोने के लिए फॉर सोइंग, वो फ्री होना चाहिए इन्फेक्शन और डिजीज से। तो तीन चीज़ें हमें ध्यान रखनी है भाई, गुड क्वालिटी ऑफ सीड हो, द सीड शुड बी ऑफ गुड क्वालिटी, द सीड शुड बी क्लीन एंड हेल्थी, द सीड शुड बी फ्री फ्रॉम इन्फेक्शन और डिजीज। ये तीन चीज़ें हमें ध्यान रखनी है। हमारी सीड है जो हमने बोने के लिए लिया है वो एक तो अच्छी क्वालिटी का हो,
दूसरा इन्फेक्शन फ्री हो, ठीक है, अच्छी ब्रीड का हो, क्लीन एंड हेल्थी हो। उसके बाद देखो भाई हमें कुछ एक्टिविटी है जिससे हम पता लगा सकते हैं कौन सा सीड अच्छा है कौन सा नहीं है। क्या करेंगे, टू सेपरेट हेल्थी सीड फ्रॉम अनहेल्थी वंस। हमें नहीं पता सर कौन सा सीड अच्छा है और कौन सा नहीं, तो उसके लिए एक आपको एक तरीका बताते हैं भाई। क्या करना चाहिए, टू सेपरेट हेल्थी सीड फ्रॉम अनहेल्थी वंस। हम क्या करेंगे, ए बीकर विद वाटर एंड फुल ऑफ सीड। एक पानी का बीकर ले लेंगे, थोड़ा सा बीज लेंगे और उसमें डाल देंगे। जो हेल्थी सीड होंगे ना वो नीचे आ जाएंगे पानी में, और जो अनहेल्थी सीड है वो ऊपर तैरेंगे। टेक ए बीज, सबको पता है, देखो एक गिलास पानी ले लिया, एक मुट्ठी में बीज ले लो, वो उसमें डाल दो। जो नीचे तली में बैठ जाएंगे वो बीज कौन से हैं, अच्छे हेल्थी सीड हैं, और जो ऊपर तैरेंगे वो कैसे हैं, अनहेल्थी सीड, तो उनको हमें फिर नहीं बोना चाहिए। वाइल सोइंग सीड वन मस्ट एंश्योर द फॉलोइंग। देखो अब कुछ चीज़ें हैं जो हमें बीज बोते समय ध्यान रखनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल भाई जो हमारा ये खेत है, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको समझा देता हूँ, ये हमारा खेत है, ठीक है, हम बीज बो रहे हैं, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। मैं आपको दो समझाता हूँ एक बार। फॉर एग्जाम्पल है, हमने एक ही जगह सीड डाल दिए सारे, और यहाँ पे कुछ कुछ डले, तो क्या होगा, यहाँ पे तो ज़्यादा पौधे हो जाएंगे और यहाँ पे जो न्यूट्रिएंट्स हो कम होगा। तो जो सीड है हमें वो प्रॉपर डिस्टेंस में डालने चाहिए, जैसे कुछ इस प्रकार डालने चाहिए कि प्रॉपर डिस्टेंस हो दो सीड्स के बीच में, रो और कॉलम दोनों में। एक तो भाई हमें ये मेथड यूज करना चाहिए। इसका फ़ायदा क्या होगा, जो मिट्टी में न्यूट्रिएंट्स हैं वो प्रॉपर हर प्लांट्स को इक्वली मिल जाएंगे, तो हमारी सीड ये क्रॉप क्या होगी, अच्छी होगी। तो पहला पॉइंट है, सीड आर ग्रोन एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर टू प्रिवेंट ओवर क्राउडिंग। ओवर क्राउडिंग नाउ, ओवर क्राउडिंग का मतलब एक ही जगह डाल दिए तो वो एक ही जगह ज़्यादा कंपटीशन हो जाएगा, न्यूट्रिएंट्स उनको मिलेंगे नहीं तो वो मर जाएंगे थोड़े से बड़े होते ही। ओवर क्राउडिंग ऑफ प्लांट इन वन एरिया लीड्स टू कंपटीशन। किसके लिए कंपटीशन होगा, सनलाइट के लिए, न्यूट्रिएंट्स के लिए, वाटर के लिए। इफ दे आर प्लांटेड टू फार फ्रॉम ईच अदर द फील्ड स्पेसिस। अगर मैंने अब ये बोल रहा है ज़्यादा दूर दूर बो दिए तो जो हमारा स्पेस है वो खराब हो जाएगा। इसलिए सबसे पहला ध्यान क्या रखना चाहिए भाई, सीड आर सोन एट इक्वल डिस्टेंस। सेकेंड चीज हमें क्या ध्यान में रखनी है, सीड्स आर प्लांटेड एंड एप्रोप्रिएट डेप्थ। अब देखो भाई बीज है, हमने वो ज़्यादा गहरा बो दिया तो ऊपर हुआ ही नहीं, ठीक है, और ऊपर ज़्यादा छोड़ दिया उसको पक्षी उठा ले जाएंगे। तो सेकंड पॉइंट हमारा क्या है, एप्रोप्रिएट डेप्थ। एप्रोप्रिएट डेप्थ का मतलब होता है एक उचित गहराई पे बीज डालना चाहिए मशीन के द्वारा। द सीड विल नॉट बी एबल टू जर्मिनेट इफ दे आर सोन टू डीप। ज़्यादा नीचे गहराई में गया उगेगा नहीं, ठीक है। इन सच के कैन नॉट गेट इनफ एयर, क्यों, उसको ज़्यादा एयर नहीं मिलेगी और उगेगा ही नहीं। और ऊपर छोड़ दिए तो देखो, इफ दे आर प्लांटेड नियर द सरफेस दे माइट बी ईटन बाय बर्ड्स एंड अदर एनिमल्स। ऊपर छोड़ दिए तो क्या होंगे, उनको पक्षी चुग ले जाएंगे। तो दो पॉइंटों का हमें ध्यान रखना अभी। उसके बाद है कौन कौन से मेथड हैं बीज बोने के, तो सबको पता है दो तरीके। एक तो होता है यूजिंग ए सीड ड्रिल, एक होता है ब्रॉडकास्टिंग। ब्रॉडकास्टिंग मेथड क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल मैंने हाथ में मेरे बीज ले लिए और ऐसे छिड़क दिया, खेत को बहा के ऐसे छिड़क दिया हाथ से ही, और ऊपर से फिर से प्लो मार दिया। इसको बोलते हैं ब्रॉडकास्टिंग मेथड। पहले के टाइम पे होता था। Broadcasting is a traditional process in which seed are sown manually by scattering them over the soil. The process often lead to improper or even distribution of। अब देखो भाई हाथ से फेंके हैं तो क्या वो प्रॉपर ऐसे डिस्टेंस पे जा पाएंगे, कभी भी नहीं जा पाएंगे, ठीक है। तो अनइवन होगा उनका तरीका, ठीक। ये पुराने टाइम में यूज करते थे हम, आजकल हम यूज करते हैं सीड ड्रिल, मशीन का यूज करते हैं बिजाई के लिए, ठीक है। ए सीड ड्रिल इज ए सोविंग टूल दैट हेल्प द पोजीशन ऑफ सीड इन द सोइल। इसके क्या फ़ायदे हैं, प्रॉपर डेप्थ पे बो सकते हैं, प्रॉपर डिस्टेंस पे बो सकते हैं भाई, ठीक है। उसके बाद है ट्रांसप्लांटेशन। व्हाट डू यू मीन बाय ट्रांसप्लांटेशन, एक ही जगह पे मैंने बहुत सारे बीज ले लिए, फॉर एग्जाम्पल एक जगह बोतल वगैरह में या गमले वगैरह में बीजों को उगा लिया, वो प्लांट छोटे छोटे हो गए। अब उन प्लांट को एक जगह वहाँ से उठा के अलग अलग हम बो देते हैं, तो उसको बोलते हैं ट्रांसप्लांटेशन। समटाइम्स सीड्स आर जर्मिनेटेड एंड ग्रोन इन सीड्स बेड्स आर कॉल्ड नर्सरीज, उसको हम नर्सरी बोलते हैं। वेयर दे आर ग्रोन इनटू स्मॉल प्लांटलेट्स कॉल्ड सीडलिंग्स, उनको हम सीडलिंग बोल देते हैं। द हेल्थी सीडलिंग्स आर देन सेलेक्टेड एंड ट्रांसफर इनटू द मेन फील्ड। अब जैसे भाई उनमें से हेल्थी का मतलब अच्छे अच्छे पौधे उठाए और खेत में बो दिए। दिस प्रोसेस इज नोन एज ट्रांसप्लांटेशन।
तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसप्लांटेशन। उसके बाद है भाई इम्प्रूविंग सोयल फर्टिलिटी। सोयल फर्टिलिटी को इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं? तो देखो, सोयल फर्टिलिटी इम्प्रूव का मतलब होता है अगर हम मिट्टी में प्रॉपर अमाउंट में न्यूट्रिएंट्स नहीं है तो वो न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करा सकते हैं। वो न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कैसे कराएंगे? मिट्टी में हम उन न्यूट्रिएंट्स को डाल देंगे भाई। तो अब देखते हैं, प्लांट्स गेट न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सोइल टू ग्रो। सबको पता है प्लांट्स को क्या चाहिए? न्यूट्रिएंट्स। ड्यू टू रिपीटेड कल्टीवेशन ऑफ सेम पीस ऑफ लैंड। सेम पीस ऑफ लैंड मतलब एक ही खेत में हम बार बार खेती कर रहे हैं, पहले गेहूँ बो दिए, फिर बाजरा बो दिया, तो वो जो उसके न्यूट्रिएंट्स हैं वो काफ़ी हद तक क्या हो गए? कम हो गए। द सोइल स्लोली लूज इट्स न्यूट्रिएंट्स इन ड्यू टू कोर्स ऑफ टाइम। देयरफॉर फार्मर नीड टू, इसलिए किसानों को जरूरत होती है कि फिर से न्यूट्रिएंट्स ऐड करें। अब न्यूट्रिएंट्स कैसे ऐड कर सकते हैं? बाय एडिंग मैन्योर और बाय एडिंग फर्टिलाइजर। मैन्योर क्या होता है भाई? मैन्योर होता है अपना ये देसी खाद, जो जैसे काऊ डंक हो गया, वेजिटेबल वगैरह वेस्ट होगा, जो बायोटिक वेस्ट है। बायोटिक मतलब जो लिविंग ऑर्गेनिज्म का वेस्ट है, जैसे फॉर एग्जांपल सब्जी वगैरह हमने ये डाल दी एक जगह पे, काऊ डंक्स हो गया, गोबर वगैरह की खाद बना ली केचुओं की मदद से, वो एक जगह खेत में डाल दी, वो भी न्यूट्रिएंट्स का काम करेगा और उसको बोलते हैं मैन्योर। मैन्योर इज मेड फ्रॉम डीकम्पोज ऑर्गेनिक मैटर सच एज एनिमल वेस्ट एंड डेड प्लांट एंड एनिमल्स। It contain almost all essential nutrients required for growth and development of a plants. इनके पास सभी वो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो पौधे को चाहिए। अब देखो भाई, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग मैन्योर बाय प्लेसिंग डेड प्लांट एंड किचन वेस्ट इनटू ए पिट एंड कवरिंग इट विद सोइल इज कॉल्ड कंपोस्टिंग। तो नेक्स्ट टर्म आती है, व्हाट डू यू मीन बाय कंपोस्टिंग? The process of making manure by placing dead plant and kitchen waste into a pit and covering it with soil. जैसे देखो भाई, जो भी वेस्ट है प्लांट्स का लगा लो, काऊ डंक्स लगा, जो ऑर्गेनिक से मिला, ऑर्गेनिक लिविंग चीज़ से मिला है, किचन में सब्जी वगैरह हैं, वो हमने एक जगह पे डाल दिया और उसको मिट्टी से कवर कर दिया, तो वो क्या आता है? कंपोस्टिंग। स्प्रिंकलिंग ऑफ वाटर एट वेरियस टाइम इंटरवल लीड्स टू रोटेटिंग। अब उसके बाद पढ़ते हैं भाई, द ऑर्गेनिक मैटर इज रिच इन न्यूट्रिएंट्स एंड वर्क्स बेस्ट फॉर ग्रोथ ऑफ प्लांट, दिस इज कॉल्ड ह्यूमस। ह्यूमस हो जाती है, इसमें अच्छा काम करते हैं ये। उसके बाद हम डायरेक्ट पढ़ते हैं फर्टिलाइजेशन बाय एडिंग फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन क्या होता है? वो प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स ये मिट्टी में डाल देते हैं जो पौधे को चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल आपका यूरिया, डीएपी, खाद के कट्टे जो किसान डालते हैं। फर्टिलाइजर्स आर केमिकल प्रीपेयर्ड इन लेबोरेटरीज, ये लैब में प्रिपेयर होते हैं। They replenish the soil with the deficiency nutrients. An example of commonly used fertilizer is NPK. NPK होता है आपका नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम। अदर्स आर यूरिया, अमोनिया सल्फेट, सुपर फॉस्फेट एंड पोटास। फर्टिलाइजर्स आर एडेड आइदर बाय स्प्रेइंग, ब्रॉडकास्टिंग थ्रू इरिगेशन चैनल इन द फील्ड। ब्रॉडकास्टिंग आपको बताया, फिर से ऐसे छिड़क देते हैं, स्प्रे कर सकते हैं, या फिर हम पानी के साथ ऐड कर सकते हैं भाई। उसके बाद हम एक मेन टॉपिक आपका ये, व्हाट डू यू मीन बाय डिफरेंस मैन्योर एंड फर्टिलाइजर, इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है? तो देखो, आपको मैं बेसिक एक चीज़ बता देता हूँ। जो मैन्योर होती है वो हमारे लिए बेनिफिशियल होती है एज़ कम्पेयर टू फर्टिलाइज़र। फर्टिलाइज़र के बहुत ज़्यादा नुकसान है। अगर हम फर्टिलाइज़र ज़्यादा टाइम पे यूज करते हैं तो हमारी मिट्टी को ख़राब कर देते हैं। मैन्योर हम कितनी भी अमाउंट में यूज कर ले वो मिट्टी को ख़राब नहीं करेंगे भाई, ठीक है। उसके बाद पढ़ते हैं एडवांटेज ऑफ यूजिंग फर्टिलाइजर्स, डिसएडवांटेज ऑफ यूजिंग फर्टिलाइजर्स। एडवांटेज क्या है भाई? देयर आर वेरियस काइंड ऑफ फर्टिलाइजर अवेलेबल इन द मार्केट। जो पौधे को जो चीज़ चाहिए होती है वो प्रॉपर हम दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैन्योर है, मैन्योर में पौधे को चाहिए 10 चीज़, और मैन्योर में वो 10 भी हैं, बाकी 100 हैं, लेकिन हम क्या फर्टिलाइजर में सिर्फ वो 10 चीज़ दे सकते हैं। तो लार्ज अमाउंट में नहीं डालना पड़ेगा, जैसे एक कट्टा खाद का पूरे खेत में आ जाएगा। और हम जैसे गोबर की खाद वगैरह डालते हैं तो 10 ट्रेली एक एक खेत में डालनी पड़ती हैं। बट इसके नुकसान है काफ़ी। नुकसान क्या होंगे? एज फर्टिलाइजर आर केमिकल सब्सटेंस, द एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर मेक द सोयल लेस फर्टाइल, सोयल को लेस फर्टाइल बना देगा और हमारे लिए भी नुकसानदायक है। फर्टिलाइजर आर न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक, फर्टिलाइजर्स कैन बी सिलेक्टेड अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट ऑफ सोयल। अभी बताया मैंने, जो रिक्वायरमेंट होती है उसके अकॉर्डिंग हो सकते हैं, ये इसकी एडवांटेज है। फर्टिलाइजर आर पैक्ड एंड इजी टू स्टोर, इजी टू स्टोर होते हैं भाई। अब नुकसान देखो, एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर, एक्सेसिव होता है ज़्यादा अमाउंट में यूज करना। आल्सो कॉज बर्निंग ऑफ लीव्स और वीटिंग ऑफ, मतलब उसके पत्ते जल जाएंगे और पौधा ही खराब हो जाएगा।
Excess fertilizer can lead into the soil with rainwater and mix with groundwater, hence it may cause water pollution. वाटर पोल्यूशन करता है. थर्ड चीज़ बता देता हूँ, हमारे लिए भी नुकसानदायक है. ज़्यादा हम फर्टिलाइज चीज़ खाते हैं, केमिकल्स खाते हैं, तो वो हमारे लिए भी नुकसानदायक है. उसके आगे हम पढ़ते हैं भाई मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स के बीच में डिफरेंस क्या होता है. Manure are natural or organic substance prepared from decomposed organic materials such as animal waste, dead plants and animal and so on. फर्टिलाइजर्स आपको पता है केमिकल्स होते हैं भाई. ये कहाँ पे, अब केमिकल्स बनेंगे हमेशा फैक्ट्री में. कहाँ पे बनेंगे? फैक्ट्री में. मैन्योर्स कंटेन ऑलमोस्ट ऑल एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड बाय प्लांट्स. और इसमें क्या होता है, ये स्पेसिफिक होते हैं. फर्टिलाइजर्स आर न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक. फॉर एग्जांपल NPK, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम. उसके बाद पढ़ेंगे मैन्योर्स improve the quality of soil in the long run. Fertilizer do not improve the quality of soil. In contrast, they decrease the quality of soil in the long run. अगर ज़्यादा अमाउंट में डालते हैं तो ये मिट्टी की गुणवत्ता को अच्छे करते हैं, ये मिट्टी को ख़राब कर देते हैं भाई. मैन्योर आर इनकन्वेंशियंट टू स्टोर एज दे आर वेरी बल्की. अब इसको भी स्टोर करना लार्ज स्केल पे करना पड़ेगा, ये इजी टू स्टोर होते हैं. मैन्योर इंक्रीज नंबर ऑफ सोयल फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंडली होते हैं, इको फ्रेंडली होते हैं मैन्योर. फर्टिलाइजर डू नॉट हेल्प इन इंक्रीजिंग ऑफ पॉपुलेशन ऑफ सोयल फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म. ठीक है, आज के लिए इतना ही. नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर नंबर 1 को फिनिश कर देंगे. अब आपको कुछ इंपॉर्टेंट टर्म बताता हूँ. जैसे देखो भाई, यहाँ से आप पॉज करके ये देख सकते हो.